बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स एंड फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम क्वेश्चंस के जिनको इस वीडियो में सोल्व किया गया है और कवर किया गया, समझाया गया है कि टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्वेश्चन के सामने टाइम पर क्लिक करके वहाँ से डायरेक्ट वो टॉपिक सीख सकते हैं। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स के लिंक्स भी मौजूद हैं और आप लोग वो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें और साथ में पिछली वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप तमाम व्यूअर्स और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और बाकी के दोस्त और व्यूअर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इस सब से आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप लोग मेरी वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ सीख सकेंगे और मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारा चैनल भी ग्रो करना शुरू कर देगा और मुझे मेरी मेहनत का भी सिला मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिव्यू एक्सरसाइज 6 यानी 6 चैप्टर की लास्ट हमारी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी हम लोगों को कहा गया कि जो भी ऑप्शन है सही वाला उसको आप लोग चूज़ करना है। यानी हमें सवाल दिया गया है, उसके साथ ऑप्शन दिए गए होंगे, वो हम लोगों ने सही वाला उसमें से चूज़ करना है। तो इसमें पहला है द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस -5, 7, 19 और 31। तो इसमें हम लोगों को कहा गया है कि जनरल टर्म ढूंढना है, यानी हम लोगों को ये पता चल गया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसका हम लोगों ने एक जनरल टर्म ढूंढना है। अब कौन सा ढूंढना है, मतलब किस तरह हम लोगों को नेक्स्ट जो होगा टर्म वो किस तरह मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें -5, 7, 19, 31। अब पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो ये -5 है, इससे 7 तक आने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, कितने नंबर का फासला तय करना होगा, 12 नंबर्स का। इस तरह 7 से 19 तक 12 नंबर और 19 से 31 तक 12 नंबर, यानी ये 12 नंबर का इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि ये तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि ये 12 नंबर प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस के जितने भी नंबर जो फिक्स्ड नंबर जो होंगे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा और डिफरेंस हमें पता चल गया कि 12 नंबर्स का ही है। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है जनरल टर्म मालूम करने के लिए वो है an = a1 प्लस n-1 d। अब इस d को आप यहाँ पे भी लिख लें, मिसाल के तौर पर an = a1 प्लस d इंटू n-1। तो अब इसमें अगर हम देखें तो a1 जो है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, d जो है डिफरेंस होगा और n जो है हमारा नंबर होगा, जितना नंबर हमें चाहिए होगा। तो यहाँ हमारे पास a1 जो है वो -5 है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस d हमारे पास है 12 और n-1। ठीक हो गया ये, यानी मैंने इस वाले में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये an जो है -5 प्लस 12 इंटू n-1। अब जौन सा नंबर हमें चाहिए होगा, फ़र्ज़ करें ये 1, 2, 3, 4, अगर हमें 5 चाहिए होगा तो यहाँ भी हम 5 लिख लेंगे, यहाँ भी हम 5 लिख लेंगे, तो हमें नेक्स्ट नंबर मालूम हो जाएगा। तो जनरल टर्म मालूम करने के लिए ये फार्मूला है और इसका ऑप्शन है 4, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन है द 11 टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 11, 19, 27। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मतलब ये 11 टर्म हम किस तरह मालूम करेंगे। तो ये है 3, फिर 11, फिर 19, फिर 27। तो 3 से 11 पे हम लोगों ने मूव करने के लिए 8 नंबर ऐड करने होंगे। 11 से 19 में हम लोगों को 8 नंबर ऐड करने होंगे। 19 से 27 में हमें 8 नंबर ऐड करने होंगे। यानी हम लोगों को ये समझ आ गया कि जो डिफरेंस है वो 8 का है। तो हम लोगों के पास जो फार्मूला था ये वाला फार्मूला है an = a1 प्लस n-1 d। तो an हमारे पास क्या हो गया, 11 मालूम करना है। a1 हमारे पास क्या है, 3, और यहाँ पे n हमारे पास 11 था, तो 11 - 1 और d हमारे पास है 8। तो ये क्या हो जाएगा,
10 10 में हम लोग 8 मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 80। 80 में हम 3 ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 11 हमारा क्या बन जाएगा 83। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। अब इसके बाद कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर इज़ कॉल्ड। यानी सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी कोई हम लोगों ने नंबर्स की सीक्वेंस ली है विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन बाय, यानी उसमें हर नंबर हमें हासिल होता है, हर टर्म हमें हासिल होता है। जैसे अब ये टर्म है, इसके बाद ये टर्म हमें हासिल हुआ है, किस तरह हासिल हुआ है 8 नंबर हमने ऐड किए, उसके बाद ये टर्म हमें हासिल हुआ है 8 नंबर ऐड किए। तो इस तरह हमें हर टर्म हासिल होगा किस तरह, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग टर्म, यानी अगले टर्म में जाने के लिए, प्रीसीडिंग टर्म यानी अगले टर्म में जाने के लिए या तो वो फिक्स्ड नंबर जो होगा, यानी जिस तरह हम यहाँ पे 8 8 जमा कर रहे थे, यहाँ पे हम 12 12 जमा कर रहे थे, इस तरह एक फ़िक्स नंबर जो होगा उसको या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, उसको हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले सीख लिया है कि प्लस या माइनस अगर कोई हो रहा हो, ऐड या डिफरेंस माइनस हो रहा हो, डिफरेंस मालूम हो रहा हो, तो वो हमारा अरिथमेटिक होगा, और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाए तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। इसके बाद डी पार्ट है अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, यानी पॉलिनोमियल हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी, इज़ नॉन इज़ एज ए खाली जगह पॉलिनोमियल, यानी कौन सी वो खाली जगह में हम लोग नंबर डाल देंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 3 क्यूबिक, ठीक है। लीनियर हम हमारे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें हमारे पास पावर 2 हो, जिसको हम स्क्वायर भी कहते हैं, क्यूबिक जिसमें डिग्री जो होगी वो 3 होगी, सबसे बड़ी डिग्री जिसकी 3 होगी वो हमारी क्यूबिक होगी, जो बड़ी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होगी, जो बड़ी डिग्री 1 हो वो लीनियर होगी, और अगर बड़ी डिग्री जो होगी वो 4 हो तो वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें हमारा 3 जो है क्यूबिक वो सही आंसर है। द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2x + 3 एंड 1 + 4x इज़, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये भी प्लस है, ये वाला टर्म भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जो प्लस वाले हिंट से होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो हम देखते हैं। तो इसमें भी माइनस आ रहा है, इसको भी छोड़ दें, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसको भी छोड़ दें, तो ये 2 होंगी, इसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है। तो 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x आएगा, 2x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x² आएगा, तो 8x² इसमें तो है नहीं, तो हमारा ये वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 2a - 4², तो इसका हमारे पास फार्मूला था a - b होल स्क्वायर, और इस साथ था a² - 2ab + b², तो ये हो जाएगा 2a² - 2 × 2a 4 + 4² तो ये हो जाएगा 4 4 16, ये आ गया, 2 4 8 8 2 16 ये आ गया, और 2 2 4 a² ये हमारा ये सही आंसर आ गया है। इसके बाद कह रहा है द फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 7x + 12, इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, यानी इसकी हम फैक्टराइजेशन मालूम करें तो इसका आसान तरीका ये है कि इस 12 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस आ जाएगा 12x²। अब हमें ऐसे हिस्से चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करना है 2 हिस्सों को, यानी एक हिस्से को मल्टीप्लाई कर लें दूसरे हिस्से के साथ तो उससे 12x आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस कर लें तो उससे हमारे पास ये जो बीच का हिस्सा है 7x, तो ये है हमारे पास 3x और 4x। तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी माइनस है, इसको भी हटा लें, ये भी माइनस है, इसको भी हटा लें, और इसमें भी माइनस आ रहा है, इसको भी हटा लें, तो हमारे पास 3x और 4x के ये 2 नंबर हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद m - n होल क्यूब, तो m - n का होल क्यूब किस तरह मालूम होगा कि m³ -3 × m²
n प्लस 3 इंटू एम इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, एम स्क्वायर माइनस 3m एम स्क्वायर एन प्लस 3m एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये हमारा सही आंसर है, बाकी को आप लोग छोड़ दें। आसान तरीका ये है कि मतलब ये फार्मूले का आप लोगों ने लिख लिया तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सिर्फ इसमें आप लोगों ने ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर पर ख्याल करना है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, इस तरह आप लोग ख़ता ना हो जाए। अगला है आई पार्ट हमारे पास एन खाली जगह इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट कोफिशिएंट एक्सपोनेंट एंड सिंबल ऑफ ऑपरेशन। यानी वो उसको हम क्या कहेंगे जो कम्बिनेशन हो वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का, कोफिशिएंट का, एक्सपोनेंट का और सिंबल्स का। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में, बिल्कुल शुरू में पूरा अलजबरा का जो इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों को मैंने सिखाया था। सीक्वेंस के बाद जो हमारी वीडियो आई थी, तो अलजबरा कहाँ से शुरू होता है, मतलब उसका पहला वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, उनको जोड़ के फिर मतलब वो सारा मैंने आपको सिखाया था। तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जो ऐसा कम्बिनेशन बताएं जो जिसमें वेरिएबल्स भी हों, कांस्टेंट भी हों, कोफिशिएंट्स भी हों। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को जो मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट बन जाता है, उसमें एक्सपोनेंट भी हों यानी उनकी पावर्स वगैरह भी हों, सिंबल्स भी हों यानी जमा माइनस भी हों। तो ऐसे कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन हम नहीं कहते, क्योंकि इक्वेशन में हम दो चीज़ों को बराबर करके देखते हैं। इक्वलिटी भी मैंने आपको सिखाया था, इनइक्वलिटी भी सिखाया था कि कोई बड़ी छोटी या बराबर की हम लोग वो चेक करते हैं एक्सप्रेशंस को। तो इसमें आंसर है एक्सप्रेशन। जे पार्ट में हम क्या कह रहे हैं, आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बता दें जिसकी पावर जो है वो होल नंबर हो। यानी होल नंबर से क्या मुराद, पॉजिटिव नंबर हो। तो पॉजिटिव नंबर वाले जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर वो जैसे हम लोग कहते हैं कि x प्लस 1 ओवर x, इस तरह की आ जाए जिसमें पावर जो है माइनस में हो सकती है, तो वो एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। वो फिर सिंपल एक्सप्रेशन होगी, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं। लेकिन जिसमें पावर जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में भी आप लोगों ने फ़र्क देख लिया, सीख लिया, समझ लिया। चलते हैं बाकी के क्वेश्चंस की तरफ। ये तो खाली जगह थी, आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स सीखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 27th एंड 34th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। यानी हमें ये सीक्वेंस दी गई है -31, -21, -11, -1 और 9 और इस तरह ये चलती जा रही है। यानी ये हमें कहा गया कि इसमें और भी आगे से नंबर्स आ रहे हैं इसी सीक्वेंस में। तो आप इसमें 27th और 34th टर्म पे जो आएगा नंबर वो हमें बता दें कि कौन सा होगा। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। यानी हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है -31, -21, -11, -1, 9 और इस तरह ये चलता जा रहा है। इसके बाद हमसे ये मांग क्या रहा है, रिक्वायर्ड इसको क्या है, यह हमें कह रहा है कि 27th जो टर्म है वो मालूम कर लो। 27 जो टर्म है वो हमारा बराबर होता है A27 के। और इस तरह में कहा गया है 34th टर्म भी आप मालूम कर लो। 34th टर्म जो है वो हमारा बनेगा A34 के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास A1 जो है, A1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा जो सीक्वेंस स्टार्ट है वो -31 से। तो यह हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है -31 हो जाएगा, -21 जो है ये सेकंड, इस तरह -11 थर्ड, -1 फोर्थ, 9 जो है फिफ्थ और इस तरह ये चलता जाएगा।
यानी हमारा फर्स्ट टर्म जो है यानी A1 जो है वो -31, A2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा -21, इस तरह A3 जो है वो हमारा हो जाएगा -11, और इस तरह आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या मालूम करना है कि इसमें डिफरेंस कितना कितना, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करें या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो उसके लिए हम इसका डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिफरेंस हम किस तरह मालूम करेंगे कि डिफरेंस का फार्मूला है A2 माइनस A1, यानी जो दूसरे नंबर वाला टर्म है उसमें से हम पहले नंबर वाले को माइनस करेंगे। अब हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो दूसरा नंबर वाला टर्म होता है वो पहले नंबर वाले टर्म से बड़ा होता है, तो हम बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को माइनस करेंगे अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर डिसेंडिंग में तो दूसरा हम तरीका देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में है यानी -31 -21 यानी छोटे से बड़े हिस्से की तरफ जा रहा है, तो हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे यानी बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास A2 है वो क्या है, A2 हमारे पास क्या है -21, इसको हम माइनस करेंगे किस में से -31 में से। अब इससे क्या आ जाएगा कि D जो है हमारा बराबर हो जाएगा -21, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और ये इससे आ जाएगा 31। तो अब हम D को अगर हम देखें तो 31 में से हम 21 को माइनस करें तो हमारे से क्या आ जाएगा 10, यानी 31 में से 21 माइनस करें तो हमसे क्या आ जाएगा 10। तो हमारा डिफरेंस हमें कितना मालूम हो गया है 10। यानी अब हमें ये समझ आ गई है कि ये जो डिफरेंस है ये एक ही नंबर है, यानी 31 में से अगर 21 को माइनस करें तो भी 10 आएगा, और 21 में से 11 को माइनस करें तो भी हमारा इस तरह मतलब 10 आएगा, इस तरह 11 में से 1 माइनस करें तो भी 10 आएगा। यानी जितने भी हम नंबर माइनस करते जाएंगे उससे 10 नंबर का ही डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस D इंटू n-1। तो ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला है। अब यहाँ पे हमसे A27 मांगा गया है कि A27 क्या आएगा। तो A27 हमारा असल में ये नंबर होता है, an जो है हमारा ये हम लोग इसमें 27 34 इस तरह वैल्यूज़ पुट करते हैं और n की जगह भी हम लोग वही पुट करते हैं, यानी n हमारा 27 है और 34 है। तो यहाँ पे हमारा A27 आ जाएगा n की जगह पे, और A1 जो है यहाँ हमारा क्या आ जाएगा -31 प्लस D हमारा क्या था 10, और n हमारा वही 27 और -1। अब क्या आ जाएगा -31 प्लस 10, और यहाँ पे 27 में से 1 माइनस हो जाए 26। अब -31 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने तो यह आ जाएगा +260। अब A27 हमारे पास क्या आ गया, 260 में से 31 को माइनस करने तो 229। तो हमारा एक तो टर्म मालूम हो गया है 27 वाला। इसी तरह नाउ A34 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग फिर से यही चीज़ करते हैं। A34 इज़ इक्वल टू -31, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है प्लस 10 इंटू 34 माइनस 1। तो यह आ जाएगा -31 प्लस 10 इंटू 33, और यह आ जाएगा -31 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करने 330 आ जाएगा, और 330 में से 31 को माइनस करने तो हमारे पास A34 क्या आ गया 229।
9। तो ये हमारा दोनों टर्म मालूम हो गए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, रेहान बॉट अ बाइक इन ₹87,800 ऑन इंस्टॉलमेंट। यानी एक लड़का रेहान, उसने एक बाइक ख़रीदी है 87,800 में ऑन इंस्टॉलमेंट, किस्तों पर। यानी वो किस्तें पे करता रहेगा और 87,800 पूरे करेगा तो उसको वो बाइक उसने उस पर ली है। इफ़ ही पेज़ ₹1500 इन 1 मंथ, अगर वो पे करे यानी वो अदा करे अपनी पहली किस्त ₹1500 पहले मंथ में, 2200 ऑन द सेकंड मंथ, 2200 इन ऑन द सेकंड मंथ। यानी ₹2200 जो है दूसरे महीने में, तो 2900 ऑन थर्ड मंथ, ₹2900 तीसरे महीने में। इसी तरह इफ़ ही कीप्स इंक्रीजिंग द इंस्टॉलमेंट मनी इन द सेम पैटर्न, यानी इफ़ ही कीप इंक्रीजिंग, अगर वो इसी तरह अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको बढ़ाता रहा, द इंस्टॉलमेंट मनी यानी जो किस्तों की जो पैसे हैं उनको इसी तरह बढ़ाता रहा, इन सेम पैटर्न, इसी अंदाज में, यानी पहले 1500 फिर 2200 फिर 2900 फिर इस तरह वो इसी पैटर्न में बढ़ाता रहा। हाउ मच विल ही पेज ऑन 11th मंथ एंड 15 मंथ, तो वो अपने 11वें महीने में और 15वें महीने में कितनी पेमेंट करेगा। अगर वो इसी तरह पहले महीने में 1500, दूसरे में 2200, तीसरे में 2900 बढ़ाता रहा तो 11वें और 15वें महीने में कितनी पेमेंट वो देगा। इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो हमसे रिक्वायर्ड किया है A11 और A15, यानी हमें कहा गया है कि 11वें और 15वें महीने की जो किस्तें हैं वो क्या होंगी। तो 11वां महीना हमारा A11 हम शुमार करते हैं, 15वें महीने को हम लोगों ने A15 नाम दे दिया है। इसी तरह यहाँ पे हमें A1 हमारे पास क्या हो जाएगा। A1 हमारे पास पहला महीना हो जाएगा, वो है 1500। A2 जो है हमारे पास वो 2200 हो जाएगा सेकंड महीना। इसी तरह थर्ड महीना जो है हमारा वो A3 हो जाएगा, वो है 2900, और इसी तरह ये चलता जा रहा है। अब हमसे मांगा क्या गया है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सा सीक्वेंस इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है सीक्वेंस है, तो उसके लिए हम इसका डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। नाउ D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इससे क्या आएगा, D इज़ इक्वल टू A2 हमारे पास क्या है 2200 माइनस A1 क्या हमारे पास 1500। तो इसको अगर हम माइनस करें तो इससे हमारे पास आंसर 700 आ रहा है। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर मैं A3 में से A2 माइनस करता हूँ तो इससे हमारे पास क्या आएगा, D इज़ इक्वल टू A3 हमारे पास है 2900 और A2 हमारे पास क्या है 2200, तो इससे भी हमारे पास क्या आ रहा है 700। यानी क्या मतलब कि हम जितने भी डिफरेंस मालूम करने सबसे 700 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इसमें एक ही नंबर जो है 700 का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है हर महीने। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो हम लगा लेते हैं। वो क्या है, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस D इंटू n-1। तो इस फार्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमसे an क्या 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 मांगा गया है, A11 और A15। तो पहले A11 हम मालूम कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास है 1500 प्लस D हमारे पास क्या आया है 700 और n हमारे पास क्या है 11 माइनस 1। तो इससे क्या आ जाएगा, A11 हमसे क्या आ जाएगा 1500 प्लस 700 इंटू 10 माइनस 1 से 11 माइनस 1 से क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1500 प्लस 7000
तो ये A11 हमसे क्या आ गया, ये आ गया 8500 रुपीज़। यानी क्या मतलब कि 11वें महीने में वो जो पेमेंट देगा वो 8500 रुपये की देगा। इसके बाद अगर मैं A15 मालूम करना चाहूँ, ये जो हमसे दूसरा मांगा गया है, तो ये आ जाएगा 1500 A1 की जगह, प्लस D हमारे पास है 700 और n-1 में मैं 15 - 1 लिख लूँगा। इसके बाद A15 हमसे क्या आ गया 1500 प्लस 700 और यह आ जाएगा 15 - 1 14। इसके बाद A15 हमसे क्या आ गया 1500 प्लस इन दोनों को ज़रब कर लें तो 14 × 7 से आ जाएगा 9800। तो A15 अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूँ तो यह आ जाएगा 15 हमसे कितना आ गया 11300। यानी क्या मतलब कि अगर ये इसी तरह पहले महीने में 1500, दूसरे महीने में 2200, तीसरे महीने में 2900, इसी तरह अगर 700 रुपये हर महीने बढ़ाता रहा तो 11वें महीने में ये 8500 रुपये पे करेगा और 15वें महीने में ये 11300 रुपये पेमेंट देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वासिफ वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ रेस। यानी वासिफ एक लड़का है, वो चाहता है कि वो एक रेस में हिस्सा ले। फॉर दिस, इसके लिए उसने क्या किया है, ही इज़ गोइंग टू नियर बाई पार्क फॉर रनिंग प्रैक्टिस। वो अपने घर के करीब कोई पार्क था, उसमें जाता था और क्या करता था, रनिंग प्रैक्टिस, वो भागने की प्रैक्टिस करता था। फर्स्ट डे ही रन्स फॉर 15 मिनट्स। पहले दिन वो जो था 15 मिनट के लिए भागा। सेकेंड डे ही रन फॉर 30 मिनट। दूसरे दिन उसने अपना टाइम बढ़ा लिया और 30 मिनट के लिए भागा। थर्ड डे ही रन्स फॉर 45 मिनट्स। और तीसरे दिन के लिए उसने क्या किया, 45 मिनट भागा है। यानी वो अपना टाइम बढ़ाता रहा और अपनी जो रनिंग की जो वो थी प्रैक्टिस वो ज़्यादा करता रहा। तो इसने क्या कहा है, ही कीप्स इंक्रीजिंग द टाइम फॉर प्रैक्टिस। उसने अपनी जो प्रैक्टिस का जो टाइम था वो बढ़ाता रहा है। फॉर हाउ मच टाइम विल ही रन ऑन 12th एंड 19th डे। और अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर इसी तरीके से जैसे पहले दिन 15, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 45, इस तरह अगर वो टाइम बढ़ाता रहा तो वो अपने 12वें दिन पे और 19वें दिन पे कितना दौड़ लगा लेगा, मतलब कितने मिनट के लिए भाग लेगा। तो इसमें हम लोगों से सॉल्यूशन में देख लेते हैं, हमसे क्या क्या मांगा गया, रिक्वायर्ड किया हमारे पास A12 हमसे मांगा गया है और A19 कि ये कितना कितना मिनट भागेगा, कितना टाइम तक के लिए भागेगा। हेयर A1 इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स। यानी हमारे पास डे 1 जो था वो कितना है, फर्स्ट डे जो था 15 मिनट्स था, तो हमने A1 को 15 मिनट्स हो गया। A2 यानी सेकंड डे हमारे 30 मिनट्स है, तो हमने 30 मिनट कर लिया। और A3 यानी थर्ड डे जो था हमारे पास 45 मिनट था, तो हमने 45 मिनट कर लिया। यानी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा मतलब जो सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमें मालूम हो गए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं। तो 30 में से जब हमने 15 को माइनस किया, क्योंकि A2 की कीमत 30 है और A1 की कीमत 15 है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली और माइनस किया, तो हमसे क्या आंसर आया 15। इसी तरीके से अगर हम दोबारा देखना चाहें तो A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं। A3 की जो वैल्यू है 45 है, A2 की जो वैल्यू है वो 30 है। इन दोनों को हमने माइनस किया, उससे भी 15 आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया कि हम कोई से भी दो कंसेक्टिव टर्म्स उठा लें तो उसका जो आंसर आ रहा है वो 15 मिनट्स आ रहा है। यानी उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 15 मिनट्स ही है। यानी ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। तो हम लोगों को ये पता चल गया अरिथमेटिक मीन है, तो उसके लिए हम जनरल टर्म का एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जो कि है n इज़ इक्वल टू A1 प्लस D इंटू n-1। तो
तो हमने ये फार्मूला पुट कर लिया, इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब ए एन जो है, एन हमारे पास क्या है यहाँ पे 12 है और 19 है। तो हम लोग पहले एन की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं 12। तो जब इधर हमने 12 पुट किया है तो ये जो दूसरा एन है यहाँ भी हम लोग 12 पुट करेंगे। और बाकी A1 और D, A1 हमारे पास 15 है, ये हम लोगों को वैल्यू पता है, और D जो हमने मालूम किया वो 15 है। तो A1 जो हो गया 15 प्लस D हमारे पास हो गया 15 इंटू, अब n-1 जो था, n-1 जो n की जो वैल्यू थी 12 थी, तो 12 - 1 हो जाएगा। 12 - 1 क्या, 11 आ गया। 11 को हमने 15 के साथ यानी D के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस के साथ, उससे हमारा आंसर आ गया 165। 165 में जब हमने A1 को ऐड किया तो इससे हमारे पास A12 की वैल्यू क्या आ गई 180, यानी 12वें दिन के लिए वो 180 मिनट तक भाग लेगा या भाग सकता है, या वो भागने का अपना टाइम बढ़ा लेगा। इस तरह जब हमने AN में दूसरा हमने वो पुट किया A19, तो 19 का हम लोगों ने क्या किया है, A1 15 हो गया, D हमारे पास 15 हो गया, N जो है हमारे पास वो 19 हो गया, 19 - 1। तो 19 - 1 से 18 आ गया, 18 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, उससे आ गया हमारे पास 270। तो 270 को जब हम 15 के साथ प्लस कर लेंगे तो हमारे पास A19 जो है वो 285 आ जाएगा, यानी जो हमारा 19वें दिन पे वो भागेगा वो 285 मिनट या 285 मिनट के लिए भागेगा। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राबिया गेव डोनेशन टू एन ईदी सेंटर, यानी कि कोई ईदी सेंटर है उसमें राबिया लड़की है, उसने कोई डोनेशन दिया है। फर्स्ट मंथ शी डोनेट ₹3000, पहले महीने उसने 3000 रुपये दिए। नेक्स्ट मंथ शी डोनेट द मनी विद द इंक्रीज ऑफ 750, दैट इज़ 3750। अगले महीने उसने इंक्रीज़ किए अपने पैसे 750 रुपये, और टोटल जितने बनते थे जो उसने डोनेट किए 3750 रुपये, यानी 3000 में अगले महीने उसने 750 और बढ़ा दिए, और टोटल 3750 रुपये दूसरे मंथ में दिए। थर्ड मंथ शी डोनेट ₹4500। इसी तरीके से उसने तीसरे महीने में फिर 750 बढ़ा दिए, और टोटल बन गए थे 4500। इफ़ शी कीप डोनेटिंग ऑन नेक्स्ट मंथ इन द सेम पैटर्न, अगर वो इसी तरह डोनेट करती रही अगले महीनों में इन सेम पैटर्न, यानी इसी पैटर्न पे, इसी तरतीब पे, हाउ मच शी विल डोनेट इन 7th मंथ एंड 11th मंथ। और फिर इस तरीके पे जो अगर इसी तरतीब पे अगर वो पैसे बढ़ाते रहे तो वो 7th महीने में कितना डोनेट देगी और 11th महीने में कितना डोनेशन करेगी। तो इसका हम सोल्यूशन देख रहे थे। रिक्वायर्ड हमें क्या है, A7 इज़ इक्वल टू हम ना मालूम है कितने पैसे वो देगी, और इसी तरह A11 हमें चाहिए कि 7th और 11th मंथ में हमें कितने कितने पैसे डोनेट करना है। हेयर A1 इज़ इक्वल टू 3000, A2 इज़ इक्वल टू 3750, A3 इज़ इक्वल टू 4500। तो यह हमारे पास A1 जो है फर्स्ट मंथ हो गया, A2 जो है वो सेकंड मंथ हो गया, और A3 जो है वो थर्ड मंथ हो गया। अब D हमारे पास यहाँ पे पहले से इन्होंने दे दिया है कि अगले महीने वो 750 बढ़ाती है, और उसके बाद अगर हम 4500 और 3750 को माइनस करें वो भी 750 ही बनते हैं। तो डिफरेंस इन्होंने हमें पहले से बताया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो A7 इज़ इक्वल टू यहाँ अगर हम देखें तो नाउ जनरल टर्म फार्मूला, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि इसमें सिर्फ 750 हर महीने इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जनरल टर्म का फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, तो इसमें हम लोग AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस D इंटू N-1 का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो AN हमारे पास यहाँ पे 7th मंथ है, तो इसलिए हम 7 लगा लेंगे, और A1 जो है हमारे पास 3000 है वो लगा दिया, और डिफरेंस हमें पहले से पता है 750 वो भी हमने लगा दिया। तो N हमने 7 - 1 कर लिया, तो उससे आ गया 6 को 750 में मल्टीप्लाई किया, उससे बन गया 4500, यानी 4500 रुपीज़ बन गए।
इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो 7th मंथ में वो कितनी पे डोनेशन देगी, 7,500। इसी तरीके से अगर हम A11 को चेक कर लें तो A11 में हम लोग A1 जो है 3000, डी हमारे पास 750 और n-1 जो है वो 11-1 हो जाएगा। तो 11-1 से 10 आ जाएगा। 10 को अगर 750 में मल्टीप्लाई करें तो वो 7500 बन जाएगा। इसको अगर हम लोग 3000 में प्लस करना तो वो बन जाएगा 10,500। यानी 11th मंथ में वो 10,500 रुपये डोनेशन करेगी। यानी 7th मंथ में वो 7,500 और 11वें महीने में वो 10,500 रुपये। अगर वो 750 रुपये हर महीने से बढ़ाना शुरू कर दे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस विद द फर्स्ट टर्म -9 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 11। यानी हमें कहा गया है कि फाइंड द 21st टर्म, यानी जो 21वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो आप हमें बता दें कि क्या आएगा। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस में अब इन्होंने साफ हमें यहाँ पे बता दिया है कि आप लोगों ने जो सीक्वेंस बनानी है वो अरिथमेटिक बनानी है, ना कि ज्योमेट्री। विथ फर्स्ट टर्म -9, यानी इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो स्टार्ट होगा वो -9 से स्टार्ट होगा। एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 11, और जो उसका डिफरेंस होगा वो 11 होगा। अब यहाँ पे अगर हमें अरिथमेटिक का ना बताया जाता तो इस डिफरेंस से हम लोग इस डिफरेंस के लफ्ज़ से भी हम अरिथमेटिक का वो मतलब ले सकते थे। अगर ये ज्योमेट्रिक होता तो यहाँ पे हम लोग रेशो का, कॉमन रेशो का हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ करते, तो उससे हमें ज्योमेट्रिक का पता चल जाता कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिक भी बता दिए और यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस का लफ्ज़ भी बता दिए। तो इन दो लफ्ज़ों से आपको पता चल सकता है कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमसे हमें मतलब क्या मांगा गया है, रिक्वायर्ड किया हमारे पास, वो है A21 कि ये क्या आएगा। यानी A21 हमसे क्या आएगा, 21st टर्म हमसे मांगा है तो वो A21 हो जाएगा। और जो हमें गिवन जो है, हमें जो दिया गया है वो क्या क्या है, एक A1 दिया गया है जो कि -9 है, और दूसरा हमें क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस हमें क्या बताया गया है, 11। यानी हम -9 में 11 को प्लस कर देंगे तो हमसे नंबर आ जाएगा। फिर जो नंबर आएगा उसमें 11 को प्लस कर देंगे, दूसरा नंबर, इस तरह करते करते 21वां नंबर हम लोगों ने ढूंढना है। अब ये जो हम इतनी लंबी सीक्वेंस बनाएंगे उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं जनरल टर्म फार्मूला, या इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं जनरल टर्म फार्मूला। अब वो क्या है हमारे पास, an = A1 प्लस d × n-1। तो इस फार्मूले के तहत हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और हम लोग 21st जो हमारा टर्म है वो हम लोग मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे n जो है हमारे पास वो 21 है, तो यहाँ पे an की जगह पे हम लोग लिख लेंगे A21 = A1 हमारे पास क्या है, -9 प्लस d हमारे पास क्या है, 11, और यहाँ पे n जो है हमारे पास वो 21 था, -1। तो हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो यह आ जाएगा -9 + 11 × 20। अब इसको हम लोग फिर से वो कर लेते हैं, -9 प्लस 220 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 220। 20 को 11 में मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 220। इसके बाद हम लोग A21 मालूम कर लेते हैं। 220 में से -9 कर लेते तो ये हमसे क्या आंसर आ जाएगा, 211। तो A21 हमारे पास क्या आ गया, 211।